हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। तो कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी यूनिट 3। जी हाँ, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूनिट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की 2। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 की थर्ड यूनिट। और आई होप आप पहले वाली यूनिट सारी देख चुके होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है वो मैसेजेस मुझे आए, तो उन्होंने जो मुझे बोला मैं और केसेस आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ क्वेश्चंस जिस टॉपिक पे वो चाहते थे, तो मैं वो टॉपिक्स भी जो है वो एक्सप्रेसली कवर करने वाली हूँ। आज का लेक्चर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता देती हूँ कि आप बोर्ड्स पे देख पा ही रहे होगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 19(1)(g), 20 एंड 21। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जो है आपके लिए इसके सारे केसेस क्वेश्चंस जो है वो कवर करा पाऊँ। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 19(1)(g) से। देखिए, आप क्वेश्चन को इतने पढ़ेंगे इतने हम फिर शुरू करेंगे कि 19(1)(g) हमें क्या कहता है। देखिए, डिस्कस द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस अंडर 19(1)(g। क्या होगा, सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो हमने फ्रेम किए हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कैसे ये चलेगा, राइट। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19(1)(g की, तो वो बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। समझे आप मेरी बात को। तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है, हर सिटीज़न के पास राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी ट्रेड या कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस कर सकता है। किसी कास्ट या क्लास का होना ज़रूरी नहीं है। तो 19(1)(g स्पेसिफिकली बात करे कि आपको फ्रीडम है ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। समझ में आई। इसकी जो फ्रीडम है वो जो 19(1)(g में दी गई है उसको रेगुलेट किया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के द्वारा। ठीक है, जैसे कि फॉर जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, स्टेट के पास पावर है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हर एक में होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जब आर्टिकल 19(1)(g की हम बात करेंगे तो दैट इज़ रेगुलेटेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 6। और कहीं ना कहीं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, स्टेट के पास ये पावर है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बिल्कुल लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास ना कोई भी एक चीज़ और याद रखना, टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और आप डॉक्टर बन गए। समझ में आई आपको बात। स्टेट के पास ये पावर भी है कि वो कोई भी ट्रेड और बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। स्टेट मोनोपोली वो जो है एस्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है वो हम डील करेंगे। आइए देखिए, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटेड फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन, जिसमें एक 19(1)(g है, जिसमें हमने आपको बता ही दिया है उनके पास राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड सब कुछ है। कहीं ना कहीं ये राइट जो है ये इंश्योर करता है क्या, इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, एंड इट इज़ अ वाइटल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हमने ये जान लिया है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हैं। देखिए, क्या स्कोप है, दैट वी हैव अ राइट टू चूज प्रोफेशन और ट्रेड फ्रीली। बिल्कुल है, हमारे पास सिटीजन्स के पास राइट है, हम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन को। हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और हमारे पास जो है चाहे कोई मेडिसिन का हो, लॉ का हो, इंजीनियरिंग का हो, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यू हैव फ्रीडम, यू कैन डू एनीथिंग। देखिए, अब जो ये टर्म इंक्लूड करें, मैंने कोशिश की है कि मैं इसको भी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बच्चे मुझसे कहते हैं मैम लॉ सेमेस्टर एग्जाम्स में पेजेस कैसे भरें। तो ऐसे ही पेजेस भरे जाएंगे। बताएंगे प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्ड हो, डॉक्टर, लॉयर। ऑक्यूपेशन क्या है, कोई भी जॉब जो आप अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं। ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। व्हाट इज़ बिजनेस, जिसमें आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, फॉर सेलिंग एंड बाइंग समथिंग। चलिए, केस लॉ पे आ जाते हैं। देयर इज़ वन केस, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन इफ अ ट्रेड इज प्रोटेक्टेड अंडर 19(1)(g, इट मे बी रिस्ट्रिक्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट सच एज बैनिंग ऑफ काउ स्लॉटर। मैंने आपको बताया है ना, 19(6) के साथ रेगुलेट किया जा रहा है। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए स्टेट के पास पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो वही यहाँ पर हुआ है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। लिमिटेशंस क्या है देख लीजिए, 19(1)(6) की यही मैंने आपको बताया है।
जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, और वो चाहें तो स्टेट मोनोपोली के लिए उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो ये दीज 3 पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट हाउ दे आर रेगुलेटेड। तो दे आर रेगुलेटेड बाय 19 क्लॉज 6 एंड दीज आर दी 3 पॉइंट्स। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस के? लाइजनिंग हो सकता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन हो सकता है, पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी लॉज हो सकता है कि कोई जो है इनको फुलफिल ना कर पा रहा हो, ये सारी चीज़ें। और बड़े सारे केसेस हैं। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा जजमेंट है पीए नामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर हेल्ड टू हैव द राइट टू कैरी एन ऑक्यूपेशन बट दिस कुड नॉट बी रेगुलेटेड टू प्रिवेंट कमर्शलाइजेशन। ये हम पहले भी हमने एक उसमें किया है। फिर उसके बाद दूसरा जजमेंट आता है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिस्ट्रिक्शंस on political activities of government employees could be justified under 19(6) की पब्लिक जस्टिस के लिए या उसके लिए। उसके बाद हम कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल राइट्स को और पब्लिक इंटरेस्ट को किस तरह से बैलेंस करना है। तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मीन्स इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द इशू बीइंग एड्रेस्ड, इट मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड जुडिशरी चेक्स वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज जस्टिफिएबल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इस तरह से आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जो है वो मैनेज करके चलना है, ठीक है। बड़े सारे केस लॉ मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं। कोर्ट ने कहा रेगुलेटरी लॉ सच एज लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन आर वैलिड इफ़ दे सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। अगर वो करते हैं तो वो लॉस बिल्कुल वैलिड है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। उसके बाद आता है द ट्रेड एंड लिकर वॉज हेल्ड टू बी रेस एक्स्ट्रा कमर्शियलम आउटसाइड कॉमर्स, इसे हम कहते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अलाउिंग द स्टेट टू इम्पोज हेवी रिस्ट्रिक्शंस ऑन और इवन बैन इट। स्टेट अगर चाहे तो वो ये काम कर सकता है, बैन भी इम्पोज कर सकता है। स्टेट मोनोपोली मैंने अभी आपको बताया कि इम्पोज की जा सकती है, स्टेट अपने पावर में जो है यूज़ करके उसको ले सकती है। हमने कहा स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट कैन क्रिएट मोनोपोली इन एनी ट्रेड व्हाटसोएवर इट इज़, ठीक है। देखिए अखिल भारतीय का एक केस है, द कोर्ट अपहेल्ड दैट द गवर्नमेंट पावर टू एलोकेट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल और टेलीकॉम स्पेक्ट्रम अंडर स्टेट मोनोपोली और पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा इस केस में उन्होंने अपहेल्ड किया था इस चीज़ को, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो बस हमने यही कहा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक उसके साथ जो है हमारे को अपनी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, सबकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो हमें इसको एक स्ट्रक्चर्ड और एक जस्ट फ्रेमवर्क हमने दिया है, आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं टॉपिक को बेटा कंक्लूड करूँ तो उन्होंने आपसे इनिशियली पूछा व्हाट इज़ आर्टिकल 19(1)(g), कैसे इसको आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के साथ रेगुलेट किया गया है। तो आप बताओगे कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस है। 19(1)(6) कहता है कि आप जो है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कोई अगर कोई प्रोफेशन जो है वो मांगता हो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो वो होनी चाहिए, प्लस स्टेट के पास जो है वो पावर है कि वो किसी भी ट्रेड और कॉमर्स को जो है वो कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि स्टेट मोनोपोली जो है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। एंड दिस इज़ अबाउट 19(1)(g), राइट। चलिए अब जो है आप क्वेश्चन पढ़िए जो कि है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पे। आप जो है प्लीज़ इस क्वेश्चन को पढ़िए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये आपको क्या कहता है, ये आपको कह रहा है कि एग्जामिन करो 20 क्लॉज 1 को, ठीक है, जो कि किससे डील करता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से। बेटा पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है, मैंने 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 एंड 20 क्लॉज 3 के तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लॉ सेमेस्टर एग्जाम्स में या अगर कभी आपको जुडिशरी एग्जाम्स देते हैं तो आपको उसमें अलग अलग मिले, तो आपके लिए मैं अलग अलग लेकर आई हूँ, आप इसे कंपाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा बताओ, उन्होंने कहा कि कैसे जो है ये इंडिविजुअल्स, हाउ डज इट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। बेटा देखो मैं आपकी ना कहानी पहले बहुत सिंपल कर देती हूँ कि जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है वो डील करता है किस चीज़ से, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस से, ठीक है। वो आपको क्या कहना चाहता है, वो आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताना चाहता है। मैं आपके सामने ना एक क्वेश्चन रखती हूँ और आप ना उस चीज़ को ध्यान से समझना। सपोज़ ना एक स्टूडेंट जो है वो पेपर दे रहा है, लेट्स सपोज़ आप ना लॉ सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो और आप ना पेपर देते समय पकड़े गए और ना आपके पास जो है ना एज़ पर रूल्स अब आपका पेपर चेक नहीं होगा, आपके पास चिट मिला, आप लॉ सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे थे, आपने किफ़ी मैम के लेक्चर्स देखे नहीं थे तो आपको चिट ले जानी पड़ी, ठीक है। अब आप चिट जो है आपकी वो पकड़ी गई, तो चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो अब ना डीन ने कहा कि आपको सेमेस्टर जो है वो रिपीट करना पड़ेगा। माई क्वेश्चन इज़ इट फेयर, क्या ये फेयर है
तो हम कह रहे हैं कि लॉज बनाए जा सकते हैं विच हैव प्रोस्पेक्टिव एज वेल एज दे आर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव नेचर। समझ में आई बात। अब सबसे पहला सवाल आता है कि प्रोस्पेक्टिव लॉज कौन से होते हैं। अगर कोई लॉ बनाया है, अब से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको सज़ा होगी, अब से, लाइक फ्रॉम टुडे, आज लॉ बनाया तो आज से, इसका मतलब है दे आर ऑफ पर्सपेक्टिव नेचर। नाउ लेट अस कम टू द रेट्रोस्पेक्टिव वन। लॉ बना 1992 में, ठीक है, अब कुछ आपने किया होगा उसके लिए तो अब आपको सज़ा होगी। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है कि यू हैव अ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोज फैक्टो लॉज। मतलब वो आपको क्या कहना चाहता है कि लेजिस्लेचर को क्रिमिनल मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने से रोका गया है, ठीक है ना। मतलब कि क्रिमिनल मैटर्स पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। बट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर वो बेनिफिशियल है, लाइक पनिशमेंट कम कर दी गई है, ऑफेंस आपने पहले किया था तो अब बेनिफिशियल वाले पे लग सकता है, पर क्रिमिनल मैटर्स का पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। तो बस हम ये सिंपल से आप एक बात को समझो, सिंपल मीनिंग है, आज आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको आज के लॉस के हिसाब से गवर्न किया जाएगा। आगे जाकर लॉ चेंज हो जाता है तो उससे आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस बात को समझिए। हाँ, पनिशमेंट कम हो गई है तो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। तो आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को दो पार्ट्स में बांटना है, रिगार्डिंग दी ऑफेंसेस एंड रिगार्डिंग दी पेनल्टी। समझ में आ रही है बात आपको। तो अगर हम कहें कि आपने आज कोई काम किया, अगर वो आज ऑफेंस नहीं है, समझ में आ रही है बात, तो आप लाइबल नहीं है। पर आज आपने कोई ऑफेंस किया और वो गलत है तो आप लाइबल हैं। आज आपने कोई ऑफेंस किया, आप लाइबल हैं, तो आपको उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। लेट्स सपोज कि आपने कोई काम किया था 2022 में, 2024 में पनिशमेंट चेंज हो गई, कम हो गई, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। ज़्यादा हो गई तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ही नहीं। तो बस आप ये वाली चीज़ समझिए, ठीक है ना। तो यही वाली चीज़ हमें समझनी है और यही वाली चीज़ हम आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में देखेंगे। देखो, फंडामेंटल सेफगार्ड है अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो लॉज, इंश्योरिंग दैट नो इंडिविजुअल इज कन्विक्टेड। कोई इंडिविजुअल को कन्विक्ट नहीं किया जाता एंड सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो जितनी उसको मिलनी चाहिए थी उस टाइम, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, कम मिल सकती है, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो है ये बताता है वन कैन नॉट बी पनिश फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड। अगर तब कोई चीज़ जो है वो ऑफेंस नहीं थी जब आपने की थी, तो अब आपको लाइबल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पीछे से अप्लाई नहीं होता, आज से अप्लाई होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिए वही आपको कह रहा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव क्रिएशन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोहाइबिट करता है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिएशन ऑफ ऑफेंसेस को, ठीक है। एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम इट वाज कमिटेड। दिस इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर द एक्शंस दैट वर लीगल व्हेन परफॉर्म्ड। अगर कोई चीज़ तब लीगल थी, आज इलीगल है, आप लाइबल नहीं हो सकते। आज आपने किया है, आज ऑफेंस है तो आज लाइबल है, आज आपने कुछ किया है, आज ऑफेंस नहीं है तो आप लाइबल नहीं है। यही वो आपको कहना चाहता है। केस लॉ देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड अंडर अ लॉ दैट वाज नॉट इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। जब को वो लॉ था ही नहीं, जब आपने वो काम करा, तो आप कैसे पनिशेबल हो सकते हो, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिली है फ्रॉम एक्सपोज फैक्टो लॉज। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्रिमिनल लॉ पे लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो बस वो ये बात कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। आगे आ जाओ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन पेनल्टी। अब देखो वो आपको कह रहा है, वो प्रोविजन आपको कह रहा है कि अगर मान लो कोई पेनल्टी इम्पोज जो आप पे की थी अब वो ग्रेटर हो गई है, तो भी कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, वो आपको हार्शर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको उतनी पनिशमेंट मिलेगी जितनी आप उसके लिए एलिजिबल थे। समझ में आई बात। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एन अमेंडमेंट टू द लॉ दैट इंक्रीज द पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस could not be applied retrospectively to acts committed before the amendment। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, इसको रीएनफोर्स किया गया इंक्रीज इन पनिशमेंट वाले केस में भी। अब लिमिटेशंस क्या है, प्रोसीजरल चेंजेस। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 डज नॉट एक्सटेंड टू प्रोसीजरल चेंजेस इन द लॉ। चेंजेस इन द प्रोसीजर फॉर ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस प्रोविजन प्रोवाइडेड दे डू नॉट रिजल्ट इन रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज इन पेनल्टी। इन दो चीज़ों पे अप्लाई नहीं होगा, वो आपको कहते हैं, वो आपको ये बात कह रहे हैं कि पेनल्टी वाले सिचुएशन की बात अलग है। देखो क्या हुआ था ना, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो केस है ये 1953 का केस है। इस केस में क्या हुआ कि 1947 की बात है, एक आदमी ने एक ऑफेंस कमिट किया, ठीक है। 1947 में लॉ था, लॉ मतलब लॉ था, या तो आपको उस ऑफेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या आपको फाइन लगेगा। इट वॉज द स्टोरी ऑफ 1947। तो ट्रायल चलता गया चलता गया चलता गया, चलते चलते बेटा 1949 आ गया। अब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने इस लॉ को अमेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि फाइन का अमाउंट जो है वो डबल कर दिया गया। समझ में आई, केदारनाथ की स्टोरी है ये, ठीक है। तो 1949 में क्या हुआ, अमेंडमेंट के हिसाब से
उसे 1949 में अब जब क्योंकि ट्रायल चल रहा था तो उसको ना अमेंडमेंट के हिसाब से पनिशमेंट दी गई एंड फाइन को डबल इम्पोज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ था 1947 में, तो उसको जो है सज़ा होगी उसी लॉ के हिसाब से, आगे वाले लॉज के हिसाब से नहीं होगी। बस इतनी सी स्टोरी है, यही इस केस में कहा गया था, ठीक है ना। तो यही वो बात यहाँ पे कह रहा है। आगे आ जाओ। कोर्ट ने हेल्ड किया changes in the procedural law do not violate article 20 clause 1 and individual does not have a fundamental right to be tried by a specific procedure unless other constitutional rights are violated। अगर कोई वायलेट हो रहे हैं नहीं देखा जाएगा। अब देखो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ बेनिफिशियल लॉज, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर कोई पनिशमेंट कम हो गई है तो अब वो अप्लाई हो सकता है। तो देखो 20 clause 1 does not prohibit the retrospective application of laws that are beneficial to the accused. If a subsequent law reduces the penalty or provides a more lenient punishment, it can be applied। तो हो सकता है, मतलब फ़ायदा हम ले सकते हैं नुकसान नहीं लेंगे, इसका मतलब यही है। समझे मेरी बात को। रतन लाल का केस देख लो, कोर्ट ने अलाउ किया रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अ लॉ जहाँ पर पनिशमेंट जो है वो रिड्यूस कर दी गई थी। सिविल एंड टैक्स लायबिलिटीज़ के बारे में बात करता है कि अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू क्रिमिनल ऑफेंसेस डज नॉट एक्सटेंड्स टू सिविल लायबिलिटीज़ और टैक्स लॉ, उस पर जो है वो अप्लाई नहीं करता है। शिवदत्त के केस पे आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ जो सिविल लायबिलिटीज़ इम्पोज करती हैं कंपनसेट करने के लिए, तो वो सिविल मैटर्स पे अप्लाई नहीं होता है। बस जो मैंने सारी आपको बात बताई है आप कंक्लूड कर देंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का इफेक्ट पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। सिविल और इस पे टैक्स लॉ पे लाइबिलिटी नहीं है, क्रिमिनल मैटर्स की ही बात करता है, मतलब कि क्रिमिनल लॉ से रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, क्या प्रोस्पेक्टिव लॉ है क्या रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, यही आपको ध्यान में रखना है। देख लो कितना ईजी है, समझ में आ गई बात। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किस पे है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पे, डबल जियो पार्टी जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियो पार्टी, इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पर। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियो पार्टी, अगर आप इसका लैटिन वाला लिखना चाहें तो लिख लो नेमो डेबिट बिस विक्सारी। मैं लिख देती हूँ। नेमो डेबिट बिस विक्सारी। एक इंसान को एक से ज़्यादा बारी एक ऑफेंस के लिए सज़ा नहीं हो सकती, बड़ी सिंपल सी बात है और कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब क्या है? अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, वेरी सिंपल। अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, बस सिंपल। आ जाओ आगे, देखो यही वो बात कह रहा है। थोड़ा सा आपको समझाती हूँ फिर इस चीज़ पे आएंगे। बेटा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बात करते हैं दैट यू हैव अ प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियो पार्टीज, मतलब कि एक इंसान को एक ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं कि आप उसको दो दो बार पनिशमेंट दे दो। तो इसीलिए लॉ कहता है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं पर्सन को कि उसको एक ही बार पनिशमेंट मिले, दोबारा दोबारा पनिशमेंट ना मिले। समझ में आई बात। अब देखो वो आपको क्या कह रहा है। वो बताता है कि आपको जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डबल जियो पार्टी के बारे में बात करता है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दिस प्रोविजन इज रूटेड इन द कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ ऑट्रो वॉइस कॉन्विक्ट एंड एम्स टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम सब्जेक्टिंग एन इंडिविजुअल टू मल्टीपल ट्रायल्स। एक आदमी एक ऑफेंस के लिए लाइबल है, उसके मल्टीपल ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, एक ही बार होना चाहिए। एंड पनिशमेंट फॉर द सेम एक्ट, तो एक ही बार पनिशमेंट और एक ही बार सज़ा, ये नहीं कि दो दो तीन तीन बार। बस आ जाओ। इस लैंडमार्क जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट देयर मस्ट हैव बीन बोथ प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट इन द इनिशियल इंस्टेंस। द कोर्ट एम्फेसाइज दैट मेयर इनिशियल ऑफ प्रोसीडिंग्स विदाउट अ कन्विक्शन डज नॉट अट्रैक्ट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी। तो पनिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप मेरी एक बात को ध्यान में रखना। एक केस था थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप एक ऑफेंस के लिए अक्यूज होने चाहिए, बेटा ये कॉपी में लिख लो कि आप जो है एक ऑफेंस के लिए अक्यूज होने चाहिए, उस ऑफेंस में आपका जो है वो प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, मतलब कि प्रोसिक्यूशन ने जो है वो केस फाइल किया हो, उस प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट पनिशमेंट होना चाहिए। जब अगर ये तीनों चीज़ आपकी प्रूव हो जाएंगी
तब आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का जो है वो प्रोटेक्शन मिलेगा कि आप अक्यूज हो, ट्रायल हो रहा था, प्रोसिक्यूट किया गया था और अब आपको जो है पनिशमेंट भी मिली थी, तब आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है। अगर मैं इसी केस की बात करूँ, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ बॉम्बे की, तो इस केस में क्या हुआ था, 1953 का बेटा ये केस है। ठीक है, 1953 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन फॉरेन कंट्री से बहुत सारा गोल्ड लेकर जो है वो आ रहा था बिना डिक्लेरेशन के। उसने डिक्लेयर भी नहीं किया था कि वो इतना गोल्ड लेके आ रहा है। कस्टम डिपार्टमेंट से ना सी अथॉरिटी एक्ट के अंडर उसका गोल्ड जो है वो सीज कर लिया गया। समझ में आई बात। फिर उस पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर जो है वो इंक्वायरी और कार्रवाई वगैरह सब चली। उसने कहा जब मेरा गोल्ड आपने सीज कर लिया, मुझे सी कस्टम अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर आपने पनिशमेंट भी जो है वो दे दी, तो मुझे अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का जो है वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि आप मेरे को जो है वो पहले जो है वो क्या कर चुके हो, सी कस्टम अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर मेरा गोल्ड सीज करके मुझे पनिशमेंट दे चुके हो। तो अब उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट या कॉसी जुडिशल के अंडर अगर आपका प्रोसिक्यूशन होता है तो दोबारा भी आपका हो सकता है। अगर आपका जो है वो क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन, आपको प्रोसिक्यूट किया गया है डिपार्टमेंट या काउसाई जुडिशल के अंडर, तो आपका प्रोसिक्यूशन अगर होता है तो आपका दोबारा भी हो सकता है। तब आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन आपको तभी मिलता है जब आपको प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट कोई जुडिशियल अथॉरिटी देती है, कोई जुडिशियल अथॉरिटी देती है। समझ में आई बात। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर केस आया, कोर्ट ने रिआइटरेट किया इस बात को कि प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट मस्ट को एग्जिट, डबल जियोपार्डी, ये वाली चीज़ उन्होंने कही। फिर एक और केस आया जिन्होंने वो मल्टीपल प्रोसिक्यूशंस वाले चीज़ को जो है वो कहा। फिर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एसएल अप्ते का केस आया। कोर्ट ने कहा डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस राइजिंग फ्रॉम द सेम फैक्ट्स डू नॉट अट्रैक्ट जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी। तो ऐसे बड़े सारे केस आए, आप इन्हें अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। सारे केस मुझे भी पता है आपको याद नहीं रहेंगे, बट आपकी डिमांड पे मैंने बहुत सारे केस दे दिए हैं बेटा, जो आपको अच्छा लगे तो क्या कहते हैं तो आप लिख सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑफेंस चेंज हो जाए तो पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन हो सकता है, प्लीज़ समझना। सेम ऑफेंस के लिए नहीं हो सकता। अगर मान लो चलते 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 बेटा आपका ऑफेंस ही बदल गया, एक ऑफेंस था फिर पता चला कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस आपने दूसरा ऑफेंस भी किया, तो बेटा डबल जियोपार्डी का डिफेंस नहीं मिलेगा, याद रखना। ठीक है। फॉर द सेम ऑफेंस अगर किया है तो ही आपको ये जो है बेनिफिट मिलता है, इस बात को ध्यान में रखना। उन्होंने फिर दोबारा यही बात, सेम बात कही। तो आपकी डिमांड पे मैं अलग अलग केसेस ले आई हूँ, आप इन्हें अपने लेवल पे जो है वो रीड कर सकते हैं। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपको देखना है वेदर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग वायलेट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 2। तो आप कैसे देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे ऑफेंस क्या है, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट देखेंगे, लेजिस्लेचर की इंटेंट देखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई दूसरा ऑफेंस बन रहा है तो डबल जियोपार्डी का डिफेंस नहीं मिलेगा, अगर नहीं बन रहा है तो आपको डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, बस इसी बात को आपको जो है वो ध्यान में रखना है। इफ द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स आर ऑफ द सेम ऑफेंस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी अप्लाइज, यही वो बात कह रहा है। बस इसी चीज़ को जो है वो बेटा आप कंक्लूड कर देंगे और आपका आंसर कंप्लीट। अब आपके लिए लेकर आई हूँ 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 3 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। इट डील्स विद सेल्फ इंक्रिमिनेशन। चाहो तो क्या कहते हैं, इसका लैटिन भी लिख सकते हो कि कहाँ से आया, याद रहे पेपर में तो लिख देना, नेमो टेनेटर नेमो टेनेटर प्रोडेरे एक्यूजेयर सियोप्सम सियोप्सम। मैं साइड हट जाती हूँ, आप इसे लिख सकते हैं नेमो टेनेटर प्रोडेरे एक्यूजेयर सियोप्सम। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर कोई इंसान जिस पर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है, ठीक है, अगर कोई आदमी जिस पर किसी ऑफेंस का जो है बेटा वो चार्ज लगा है और
आपने उसको खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कहा है या खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कहा है, तो आप उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है, नो मैन शुड बी बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ। आप किसी मैन को बाउंड नहीं कर सकते कि वो जो है अपने आप के अगेंस्ट एविडेंस दे या वो अपने आप को अक्यूज बनाए। इसके बेटा कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप पर ऑफेंस लगा है, कोई चार्ज लगना चाहिए आप पे। ऑफेंस के लिए आपको विटनेस बनने के लिए एविडेंस देने के लिए कहा जा रहा है। कोई चार्ज आप पे लगा, अब आपको उसी ऑफेंस के लिए कोई आपको जो है विटनेस बनने के लिए कह रहा है, एविडेंस देने के लिए कह रहा है। जो एविडेंस आप देंगे ये आपके ही अगेंस्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं कि जो एविडेंस आप देंगे वो आप ही के अगेंस्ट यूज़ होगा। तो यही चीज़ तो जो है वो हम पढ़ेंगे। अब देखो 20 क्लास 3 बात करता है फंडामेंटल सेफगार्ड्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंश्योरिंग दैट नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इस बात को याद रखना कि आप किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट जो है बेटा वो क्या बन जाए, विटनेस बन जाए। This protection is integral to preserving individual rights and maintaining integrity of the legal system। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब देखो वो आपको क्या कह रहा है, दिस प्रोविजन एक्सटेंड्स बियॉन्ड द कोर्ट रूम encompassing all stages of the criminal justice including पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कस्टोडियल इंटेरोगेशन। वो प्रोहाइबिट करता है स्टेट को कि वो किसी इंडिविजुअल को कंपेल करे कि वो एविडेंस दे या अपने अगेंस्ट जो है वो कोई बात कहे या विटनेस बने, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इससे एक प्रिंसिपल प्रमोट होता है, राइट टू साइलेंस। आओ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कंपेल्ड का मतलब क्या कहते हैं। द टर्म कंपेल्ड हैज़ बीन एक्सपेंसिवली इंटरप्रेटेड बाय द जुडिशियल अथॉरिटी टू इंक्लूड नॉट ओनली द फिजिकल कोअर्जन बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल प्रेशर। एक केस था बेटा नंदिनी सप्तपति वर्सेस दानी 1978 का। इसकी स्टोरी आप समझ लीजिए। नन्नी सतपति वर्सेस पीएल दानी के केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन पर करप्शन के जो है वो चार्जेस लगे थे, ठीक है। उसको कहा गया कि पुलिस स्टेशन में आओ और ना लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करो। प्लीज़ इस बात को समझ लो, ये मैंने जो है वो बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए इन फैक्ट्स को इस तरह से फ्रेम किया है कि आपको दिक्कत नहीं आए और आप अपने पेपर में जो है स्टोरी को अपने हिसाब से लिख सकें। तो क्या हुआ कि एक पर्सन पर करप्शन के चार्जेस लगे, उसको कहा गया कि आप पुलिस स्टेशन आओ, आपके लिए एक क्वेश्चन है और हमने तैयार किया है, उसको आंसर करो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर तो क्या हुआ, उसने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन लिया, कहा कि सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं उनके आंसर नहीं करूँगी। उन्होंने कहा कि आई विल नॉट आंसर। तो पुलिस ने उनके अगेंस्ट जो है वो 179 लगा दिया। पब्लिक सर्वेंट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जो है उसके आंसर नहीं दे रहे हो तो आप इस सेक्शन के अंडर जो है वो पनिशेबल होते हो। तो अब क्या हुआ, नाउ दैट यू नो गॉट प्रोटेक्शन एंड सेड दैट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट सेक्शन 179 विल नॉट अप्लाई। अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया, पर पहले जो है वो सेक्शन 161 सीआरपीसी का वो क्या कहता था कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिससे देने से ये एक्सपोज हो जाए या आपको आप एक्सपोज हो जाओ या जो आप नहीं देना चाहते हो तो आप वो देने से मना कर सकते हो, बिल्कुल आपको ये पावर है। 161 सीआरपीसी आपको कहता था। और कहीं ना कहीं सेक्शन 25, 26 एंड 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कहता है जो भी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको एक्सपोज कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स इनएडमिसिबल होते हैं। सेक्शन 25, 26 एंड 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शंस आप खुद देख लीजिएगा, पर इंडियन एविडेंस एक्ट के थे 25, 26 एंड 27। समझ में आई। कहते हैं कि किसी भी पर्सन को जो है वो कंपेल नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता एविडेंस देने से। समझ में आई बात। बड़े सारे लैंडमार्क केसेस हैं इसमें, आप एविडेंस में भी पढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो इस केस में यही हुआ, ठीक है, कि वो एडमिसिबल नहीं कहे जाएंगे और हम यही कहते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी नहीं लगाया जाएगा अगेंस्ट देयर विल, ठीक है। तो अब इसके बाद एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपेलिंग एन एक्यूज टू प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग सैंपल्स डज नॉट वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। और ये चीज़ आप एविडेंस में भी पढ़ेंगे। देखो इस तरह के एविडेंसेस लिए जा सकते हैं पर आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बने। तो हम कह रहे हैं ये इसकी एक्सेप्शन है कि भाई आप फिंगरप्रिंट्स या हैंडराइटिंग सैंपल्स जो है वो वायलेट नहीं करते। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज टेस्टिमोनियल एविडेंस। इस बात को आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। और द कोर्ट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन फिजिकल एविडेंस एंड टेस्टिमोनियल कंपर्शन। उन्होंने कहा कि लेटर जो है वो प्रोटेक्टेड है पर बाकी ठीक है। नंदिनी सप्तपति का केस मैं आपको पूरा डिटेल में बता ही चुकी हूँ,
कि सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोहाइबिटेड हैं। प्रोटेक्शन आपको मिला है कोर्ट्स कन्फेशंस के अगेंस्ट। आपको ये प्रोटेक्शन बेटा जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी मिला है, या आप कह सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में भी मिला है। ठीक है, तो अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? क्रूशियल सेफगार्ड है, जो कि आपको कहता है कि आप जो है अपने अगेंस्ट जो है वो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है इसके अंडर। पर आप एक लैंडमार्क जजमेंट, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, फॉर एग्जांपल काठी कालू है, या फिर केशवरंदा भारती है, मेनका गांधी है, ए के गोपालन है, तो आप इनको ध्यान में रखो, ये सब लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। सिमिलरली बेटा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगड का केस जो है ना 1961 सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कहता है चाहे राइटिंग एक्सप्रेशन हो, चाहे थंब इम्प्रेशन हो, ये सब जो है ना विटनेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इन्हें देने से आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 जो है वो इन पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि टेस्टिमोनियल एविडेंसेस में फॉल नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो आप इन्हें बहुत ध्यान से रखेंगे और इसको याद रखेंगे। आ जाइए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए आई हूँ, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इंटरप्ले बिटवीन 14, 19, 21 द गोल्डन ट्रायंगल रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा मेरे को नहीं लगता अपनी समझ में, मतलब मैं जितना जानती हूँ, इतने साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता अपनी समझ में कि शायद ऐसी कभी कोई यूनिवर्सिटी रही होगी, कोई लॉ स्कूल रहा होगा, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी रही होगी जिसमें क्वेश्चन नहीं आया होगा। गोल्डन ट्रायंगल रूल एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब जिस धरती पे हर लॉ स्टूडेंट को ये पता ही पता होना चाहिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 पता ही होगा आप सबको कि हमें सीरीज ऑफ केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ को जानेंगे, रीजनेबलनेस जानेंगे, क्या प्रोसीजर लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, कैसे 6 फ्रीडम के बारे में बात की गई है, कैसे जो है वो हमने अपने बोरोड फीचर्स लिए, कैसे जो है व्हाट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि कोई भी स्टैंडर्ड लॉ होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से। तो कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज़ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो एक्ट पास किया, इनैक्टमेंट कर दिया गया, दैट इज़ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है ना, जस्टिस फ्रैंकफर्ट से हमने जो है ये चीज़ को लिया था। अब अगर मैं बात करूँ गोल्डन ट्रायंगल रूल की, तो ये निकला ए के गोपालन मेनका गांधी के केस से। ठीक है, तो आगे आपके पास बेटा यही आएगा और आप जो है इसे देखिएगा। देखो 14 हमें जो है वो इक्वालिटी के बारे में बताता है, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पिछली वीडियोस में से पढ़ चुके हैं। ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। 19 ने हमें 6 फ्रीडम्स के बारे में बताया था। एक तो हमने आज पहले ही पढ़ी है, एक्सप्रेशन, पीसफुली असेंबल करना, एसोसिएट करना, फ्रीली मूव करना, रिजाइड सेटल करना और ये करना। ठीक है, और 21 हमें क्या बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए, इज्जत से हम देश में रह पाएँ, दैट इज आर्टिकल 21। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई जो है वो एक्ट पास किया गया, इनैक्ट कर दिया गया, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब देखो इन तीनों ही आर्टिकल्स को जो है वो हम साथ में लेके चलेंगे। और अब आप देख लीजिए, आपके पास जो है लैंडमार्क जजमेंट में आया है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का बेटा ये केस है। और इसी के साथ जो है वो मैं शुरू करती हूँ। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कहूँ तो एक लैंडमार्क जजमेंट है बेटा, जो कि बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो लेकर आया। पासपोर्ट एक्ट 1976 से डील कर रहा है। मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जो है वो सीज कर लिया गया था। ये रीज़न दिया गया था और इंक्वायरी के टाइम कि हमें इन्हें डिटेन करने के लिए कहा गया है, इनके पासपोर्ट को सीज करने के लिए कहा गया है। तो मेनका गांधी जी ने एक पिटीशन फाइल किया, कहा कि उनका आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोई प्रॉपर हियरिंग नहीं हुई है और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया है, किस लिए सीज़ किया गया है ये भी मुझे बताया नहीं गया है। तो 14, 19 और 21 का वायलेशन हो रहा है। उन्होंने कहा इन दिस केस, इस केस में ये कहा गया कि जो रिस्ट्रिक्शन अंडर 19 में दी गई हैं वो वैलिड ही नहीं है मेरे केस में। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आपके पासपोर्ट को सीज़ करें। तो उन्होंने पूछा कि भैया मेरा पासपोर्ट सीज़ करने में कौन सा ही जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा, एक उन्होंने बहुत बड़ी पॉइंट रेस किया कि भाई प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो इस केस में आर्टिकल 21 को जो है वो
वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड में इंटरफेयर कराया गया था, रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो आया था। ठीक है, ये कहा गया कि कोई भी लॉ पास किया गया, चाहे पासपोर्ट एक्ट 1976 ही क्यों ना हो, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट पास करेगा उसको आर्टिकल 21 के टेस्ट को पास करना पड़ेगा। आर्टिकल 21 का टेस्ट क्या है? आर्टिकल 21 का टेस्ट है जस्ट फेयर रीजनेबलनेस। क्या ये एक्ट ये सब टेस्ट को पास कर रहा है? पूरी तरह से नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को बेटा इस केस के बाद जो है एक्सेप्ट किया गया, और यहाँ से ही बेटा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आया। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, बाहर वाले कॉन्स्टिट्यूशन में था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमने इनिशियली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं रखा था क्योंकि हमें लगा बहुत अमेंडमेंट होंगे, बहुत चेंजेस होंगे, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेटा जो है वो कहीं ना कहीं आ ही गया। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या आर्टिकल 21 अवेलेबल है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट या आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आया। तो आप देखो लिया गया, कोर्ट ने कहा कि जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और उन्होंने कहा कि तीनों आर्टिकल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, जॉइंटली लिबर्टी फेयरनेस इक्वालिटी के उसको प्रमोट करते हैं। कहीं ना कहीं जो है उन्होंने एक्सपैंड किया इंटरप्रिटेशन को कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 में इंक्लूड करेगा ड्यू प्रोसेस डॉक्ट्रीन एज वेल, जो कि अमेरिका से थी। तो आप बताएंगे कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज था। ठीक है, उसके बाद बेटा केशवानंदा भारती का केस तो हम कई बार कर चुके हैं। उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन को जो है किया, उन्होंने कहा नॉट सोलली फोकस ऑन दिस, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखेंगे, कोई भी अमेंडमेंट अगर इन राइट्स को वायलेट करेगी तो उसको हटा दिया जाएगा। फिर आई आर कोलू का केस आया, लॉज जो है वो, और इसमें एक गोपालन का केस हम पहले कर चुके हैं तो मैंने इसमें डाला नहीं है, आप वो डाल लेना। ठीक है, 9th शेड्यूल में जो है वो जाएगा, उसे रिव्यू किया जाएगा, अगर वो वायलेट करेंगे इनको तो उन्होंने रीअफर्म किया कि क्या कहते हैं कि हमें चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। एक गोपालन का केस आई गया है, इनिशियली हेल्ड दैट आर्टिकल 1491 आर डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड। ठीक है, इस इंटरप्रिटेशन को डिसरिगार्ड कर दिया मेनका गांधी के केस में, क्योंकि मेनका गांधी के केस में जो है वो रेवोल्यूशनरी चेंज आया। फिर उसके बाद अब समय के साथ साथ हमारे पास आर्टिकल 21 पे लैंडमार्क जजमेंट आए कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, और हमें प्राइवेसी इंक्लूड करता है ऑटोनॉमी, डिग्निटी, बॉडीली इंटीग्रिटी, सब कुछ समझ में आई बात। इसमें कहीं ना कहीं एक डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर रिलेशनशिप भी आई कि पोस्ट मेनका गांधी के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें बिल्कुल रिलेशनशिप है, एनी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन मस्ट पास दी ट्रिपल टेस्ट। तो कोई भी लॉ जो है वो उसको ट्रिपल टेस्ट पास करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई भी जो एक्ट पास हुआ है वो जस्ट फेयर रीजनेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आर्बिट्रेरी एक्शन से उसको वायलेट किया जा रहा है। तो बस ये सारा आप लिख देंगे, आर्बिट्रेरी अनजस्ट लॉज को स्ट्राइक किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रखा जाएगा, और ये कहा गया कि अच्छे से आपको उसको देखना है। राइट, उसके बाद हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी क्वेश्चन पे जो डील करता है आर्टिकल 21 कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है। बेटा अभी तो बताया, कोई लॉ बना, कोई लॉ पास हुआ, टेस्ट पास किया, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो बस आगे आ जाओ, वो कहते हैं नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। कहा कि स्टेट जो है वो कर सकता है पर्सन अगर कहीं ना कहीं लॉ फॉलो किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा गवर्नमेंट कैन डिप्राइव अ पर्सन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इफ ओनली इफ देयर इज अ लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। सिर्फ और तब हो सकता है जब कोई लॉ पास हुआ हो। उन्होंने कहा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। अमेरिकन से अलग है, अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, हमारे पास प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है। एक गोपालन का केस आया, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट था बेटा, डिटेन कर लिया गया था इन्हें। ठीक है ना, पूछा गया कि क्या जो लॉ है प्रोसीजर जो है वो फेयर और रीजनेबल है। तो उन्होंने कहा कि क्रिटिसाइज क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि जो है आर्बिट्रेरी और अनजस्ट लॉज को अपहेल्ड किया गया। ठीक है, उन्होंने कहा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एक गोपालन के जजमेंट को मेनका गांधी में जो है बेटा वो चेंज कर दिया गया था, आपके सामने आ चुका है। इनका पासपोर्ट जो है वो सीज किया गया, कोर्ट ने इस केस में एक गोपालन के केस को ओवर रूल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रोसीजर जो आर्टिकल 21 में है वो ऐसा होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। इसी केस में जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और 1490 और 21 के इंटरकनेक्शन को जो है वो बहुत तवज्जो दी गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नैरो इंटरप्रिटेशन हटा दी गई बेसिकली। तो दिस इज़ द केस। और फिर उसके बाद पोस्ट मेनका गांधी तो बड़े सारे डेवलपमेंट्स आए। मैंने आपके लिए बहुत सारे भर भर के केसेस लिखे हैं कि आप अपने आंसर में भर भर की चीज़ें लिख सकें। राइट टू लाइवलीहुड का केस है, ओल्गा टेलिस प्राइवेसी का केस है, क्लीन एनवायरनमेंट का केस है, लीगल एड का केस है, हुसैनरा खातून का। ठीक है, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये है। तो ये सारे राइट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देके प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से लेके आए। तो अब आज के फ्रे का मतलब क्या है कि एक लॉ होना चाहिए,
ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं प्रोसीजर, पर वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के साथ होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इस टेस्ट को जो है वो पास किया होना चाहिए। अगर सब कुछ है तो वो लॉ को रहने का अधिकार है। ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट सिर्फ आपके बताने के लिए लिखी है, आप इसे पढ़ लेना कि बी आर अम्बेडकर ने इसको कैसे रखा, कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख देना और बता देना कि क्या कहते हैं कि कैसे कैसे जो है वो चीज़ें आगे बढ़ी। समझ में आई बात आपको? तो बस यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और यही चीज़ें आपको जो है बहुत अच्छे से लिखनी है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड कंटेंट है, बट आप देख पा रहे हो कि एक ही सवाल को कैसे कैसे अलग तरह से पूछा गया है, कैसे अलग अलग तरह आंसर है। अब उन्होंने पूछा कैसे जो है वो 21 इवॉल्व हुआ, क्या इसकी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो देख लो बेटा क्या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सेम ही है जो मैंने आपको पढ़ाया है, बस ये मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है। कैसे नैरो टू एक्सपेंसिव हुआ, AK गोपालन लिख देना। ठीक है। उसका क्रिटिसिज्म सिग्निफिकेंस लिख देना, सेम है सेम है, बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। फिर मेनका गांधी का दे देना कि पहले ड्यू प्रोसेस नहीं था, फिर ओवर रूल कर दिया गया तो ड्यू प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आ गया। ठीक है। और फिर ये सारा जो है इसे जो है सारा बता देना, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डाई, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, कैसे ये सारी चीज़ें, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये एग्जाम्पल्स हैं, आप सब ने पढ़े हुए हैं, आप सबको पता है। ठीक है। अब देखो क्या है, किस तरह से मेजर शिफ्ट हुआ 1950 से 1971 का नेचर क्या था, नैरो एंड लिटरल था। AK गोपालन का केस था, खाली प्रोसीजर को जो है वो बात की गई थी। पोस्ट 1978 क्या हुआ, एक्सपेंसिव हो गया, मेनका गांधी के केस से आया, जस्ट फेयर और रीजनेबल की बात करने लगा। और 1980 के बाद आज तक बेटा क्या चल रहा है, जुडिशियल क्रिएटिविटी चल रही है। इतना ज़्यादा आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हो गया है कि अब तो जो है कितने ही राइट्स जो हैं वो हमारे आ गए हैं। समझ में आई बात? तो बेटा मैंने ना आपके सजेशंस के बाद कोशिश किया है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने इसका कोई लैंडमार्क जजमेंट छोड़ा है। फिर भी आपको लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं 14, 19, 21 स्पेसिफिकली इन पे इतने अच्छे से कराऊँ, इतने अच्छे केस लॉज इंक्लूड करूँ, तो आप कम से कम अप्रिशिएट कमेंट्स तो ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें अच्छा लगता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके आंसर्स बनाते हैं, क्वेश्चंस लेके आते हैं, केस लॉ भर भर के डालते हैं, तो आपको एक लॉ सेमेस्टर एग्जाम के लिए एक जगह कंटेंट मिल जाता है। अगर आप मेरी वीडियो 1.5 पे भी देखेंगे तो आपका 15-20 मिनट में एक वीडियो हो जाएगा, आप लॉ सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो हमारा बस यही एक मोटिव है कि आप जो है अपने लॉ सेमेस्टर एग्जाम में खूब अच्छे नंबर लेके आएँ, पैनिक नहीं करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मैं आपके लिए यूनिट 4 लेकर आऊँगी, आप उसे भी देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एवरीवन।